दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार। एनलाइटन भारत चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से महावीर संता संदेश के मुख्यालय में हैं और हमारे साथ है श्री हिम्मत सेठ साहब, जो कि महावीर संता संदेश ये जो अखबार है इसके फाउंडर भी हैं और प्रधान संपादक भी हैं। तो काफ़ी लंबे अरसे से इस मैगज़ीन को, इस पत्रिका को चलाते हैं और जनता की बात को प्राथमिकता देते हैं। जन पत्रकारिता है उसके एक प्रतिनिधि के रूप में आपने बड़ी एक लंबी संघर्ष की यात्रा को जारी रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक चर्चा को अंजाम देने जा रहे हैं। और आज देश की बात, जैसा कि सर का ही सुझाव है कि देश की बात एक संवाद का कार्यक्रम बनाया जाए और हम ओवरऑल हमारे देश के बारे में बात करें कि देश में आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो सेठ साहब, सबसे पहले तो आज के इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जैसे कार्यक्रम में हमने सोचा है कि कुछ ऐसे चुनिंदा मुद्दों के ऊपर बात करें। सबसे पहले तो आज मजदूर दिवस भी है, तो सर मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि मजदूर दिवस पर आप कुछ बात करें कि ये मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है और लोग इसको किस रूप में समझ रहे हैं। सरकार की मजदूर दिवस को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं होती है। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक अच्छा दृष्टिकोण रखें मजदूर दिवस के ऊपर। रक्षित जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि मजदूर दिवस के ऊपर आप मेरे से बात करने के लिए आए हैं। आपका आभार भी कि इस ज्वलंत बात पर आज बातचीत कर रहे हैं हम। मजदूर दिवस में बहुत भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां इन सेंस कि कल मैंने एक जने से बात की थी जी। उसने कहा हाँ ये तो रशिया से चालू हुआ और कम्युनिस्टों का खास तौर से ये देश मनाया जाता है। वस्तु स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, उल्टी है। अच्छा। मजदूर दिवस सही में शिकागो में, मतलब अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू हुआ। अच्छा। वहाँ पर मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था जी। 18-18, 20-20 घंटे काम लिया जाता था जी। कोई छुट्टी नहीं होती थी और खाने पीने के लिए भी उनको वेतन के रूप में बहुत कम पैसा मिलता था। तो उन सब चीज़ों से तंग आकर उन्होंने वहाँ पर एकजुट हुए, एकता की और वहाँ पर संघर्ष शुरू किया। जी। और उस संघर्ष का 1 मई के रोज़ बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हुई, बहुत निशंस हत्याएं हुई, बहुत खून बहा, हिंसाएं हुई और आग भी लगी वहाँ पर। और इस तरह से उस मई दिवस को, मतलब 1 मई को ये सारी घटनाएं शिकागो में हुई। जी। उसके बाद से वहाँ पर 8 घंटे का कानून बना, जो सारी दुनिया में आज वो स्टैंडर्डाइज है कि मज़दूरों के लिए 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद से ही पूरे विश्व में एक दिवस को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो खून से, जो खून बहा था वहाँ पे, उससे जो वो सफ़ेद कपड़े थे वो लाल हो गए। अच्छा। हाँ, इतना ज़्यादा खून बहा। तो उस खून के लाल कपड़े को उन्होंने झंडा बनाया, तो इसलिए लाल झंडा है और इसलिए 1 मई दिवस मनाया जाता है। पहली बात तो ये है। उसके बाद मार्क्स की थ्योरी और लेनिन की थ्योरी और माओ की थ्योरी और ये सब चीज़ें आई और कम्युनिज्म आया। उन्होंने चूँकि समाजवाद की बात की, पूंजीवाद के खिलाफ बात की, तो वहाँ से ये सब चीज़ें आगे प्रस्फुटित हुई। रशिया में सबसे पहले लेनिनवाद आया था। तो सर मेरा एक प्रश्न ये है कि भारत में भी, मतलब देखिए, मजदूरी कोई आज से नहीं हो रही है। ये बहुत ही, मतलब प्राचीन काल से ये काम चला आ रहा है, चाहे आप इसको दास प्रथा कहें या कोई और कहें। भारत में क्या कुछ दिखता है? पुराने कोई समय में ऐसा इस तरह की कोई व्यवस्था दिखती है कि मजदूरों के हक या अधिकारों की बात की गई हो? मतलब हमें ये जो विदेशी प्रक्रिया है इसकी आखिर आवश्यकता मतलब क्यों पड़ती है? लोग हम पर कई बार आरोप लगाते हैं कि हम अपने देश की बात करते हैं, तो हमारे देश का इतिहास और इसके संदर्भित क्या कुछ देख रहे हैं? ऐसा है रक्षित जी कि हमारे यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है जी, वो धर्म से जोड़ दी गई है। अच्छा, है ना? धर्म या जाति से? धर्म से जोड़ दी गई है जी। और धर्म के साथ साथ जाति तो बनी गई, खैर वो धीरे धीरे। और
उस धर्म को से जोड़ करके जो जाति वर्ण व्यवस्था बनी हाँ और वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था बनी, जी उसको ये दिखा दिया कि जो इस धर्म का या इसका विरोध करेगा, है ना, वो मतलब पाप का भागी होगा। अच्छा तो और उसमें क्या था कि जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति हैं, बड़े किसान हैं, वो छोटे वर्ग के लोगों को अपने यहाँ दास रखते और उनका खाना पूर्ति मतलब खाना वाना और ये सब मतलब दे देते, लेकिन उनका सम्मान कुछ भी नहीं था। बंधुआ की तरह हाँ बिल्कुल बंधुआ, स्वाभिमान कुछ नहीं था। तो इसलिए और उसको जाति से जोड़ मतलब धर्म से जोड़ दिया गया, अच्छा इसलिए उसमें विरोध नहीं हुआ कहीं पे भी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि क्या धर्म और भाग्य के साथ जोड़ दिया। अरे हमारे तो भाग्य ऐसे हैं, हमको भाग्य को तो कौन टाल सकता है, मतलब लिखा ही ये था। हाँ ये लिखा ही था, हमारे किस्मत में ऐसा ही लिखा था, प्रकृति से या भगवान से कौन लड़ सकता है। ये जो बातें बार बार कही जाती है ना, जी जी ये उन सब चीज़ों को स्थापित करने के लिए है जो सदियों से शोषण हो रहा है। उस शोषण को स्थापित करने के लिए धर्म के साथ, अब ये तो अपने पाप के फल हैं, पुराने पूर्व जन्म में जो हमने पाप किए थे उनके फल हमको आज भुगतने पड़ रहे हैं। आज हम अच्छा काम करेंगे तो अगले भाव में हमको अच्छी वो मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लोगों को भ्रमित करने के लिए और अपना दास बनाए रखने के लिए सारी चीज़ें होती थी। बाकी तो सारे सेठ और बड़े बड़े पूंजीपति और जागीरदार और सांप्रदाय मतलब सामंतवादी लोग सारे तरह के पाप करते थे और उनको कोई डर नहीं होता था। लेकिन लोगों को डराने के लिए ये सारी चीज़ें फैलाई गई। ये तो सर आपने जैसे अभी मजदूर दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में आपने बात कही। इसके अलावा आपने भारत के संदर्भ में भी बात कही है कि भारत में मजदूरों को लेकर मतलब क्या एक ढांचा रहा है और किस तरह से उसको जकड़ा गया है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो पाप के नाम पर हो, और कहीं ना कहीं नैतिकता और अनैतिकता के सवाल में उसको उलझा दिया गया। लेकिन अब जैसे कि अब आज़ादी के इतने साल बाद, लगभग 70 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, और इस समय आप कहाँ देखते हैं मजदूरों की स्थिति को? अभी आप कहाँ देखते हैं? क्या उन्हें उनके अधिकार मिल पा रहे हैं या वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? ऐसा है रक्षित जी कि आज़ादी के बाद की बात नहीं है, आज़ादी के पहले से मजदूरों ने बहुत बड़े शोषण से लड़ाई लड़ी है। अच्छा, संघर्ष शुरू हो गया। और आपको ताज्जुब होगा, 1920 के पहले ही यूनियनें बन गई थी। हाँ। पर 1918 या 1920 के अंदर एटक जो कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन है उसका निर्माण हुआ। और उस समय इतने आंदोलन हुए थे कि अंग्रेज सरकार को इंडस्ट्रियल लेबर एक्ट बनाना पड़ा 1926 में। और उसके बाद से लगातार कानून बनते जा रहे हैं। 1935 में भी बना, 1940 में भी बना। मतलब हर संघर्ष के बाद या तो हड़तालें हुई या कोर्ट से निर्णय हुए। आपको ताज्जुब होगा कि 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी मजदूरों के लिए, और अहमदाबाद के अंदर। नहीं, बारडोली तो किसान आंदोलन था। अहमदाबाद में मजदूर महासभा, उसका मजदूर ओसवाल सभा है, कपड़ों की मिल पे उन्होंने वहाँ पर वहाँ हड़ताल चल रही थी। तो गांधी जी वहाँ गए और गांधी जी ने वहाँ पर हड़ताल की। और सबसे पहले भूख हड़ताल का जो है मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल और गांधी जी के द्वारा की हुई वो थी। उसके बाद उसका रिजल्ट निकला। एक्चुअली वो हड़ताल इसलिए हुई थी कि पहले उनको एक जो महामारी फैली थी उस समय, उसका एक बोनस दिया जाता था, उसका अलग से एक मुआवजा होता था। वो मुआवजा बंद कर दिया पूंजीपतियों ने। तब वो मजदूरों ने मिलकर के हड़ताल की और उस हड़ताल को गांधी जी ने सपोर्ट किया। नहीं, गांधी जी के संघर्ष क्या आज में, मतलब आज के टाइम में वो जो उन्होंने इतने संघर्ष किए, एक लंबी लड़ाई खड़ी करी, तो आज क्या वास्तव में मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं? आज भी जैसे मजदूर कानूनों में कई तरह के आज की स्थितियाँ, विरोध की स्थिति अभी भी बरकरार है। आज की स्थितियाँ तो बहुत ही भयावह है। मैं जिस 1926 के कानून की बात कर रहा था, आज की सरकार ने उस कानून को भी निलंबित कर दिया है। अच्छा। हाँ,
आज तो मजदूरों के सुरक्षा के लिए 44 कानून थे, जिसमें बोनस एक्ट भी था और मिनिमम वेजेस एक्ट भी था और पेंशन एक्ट भी था और पता नहीं इस तरह के कितने ही एक्ट थे, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार और ये सारी चीज़ें थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह। उन सब को, उन 44 कानूनों को 4 कानून कोड में बदल करके उसमें डाल दिया। और अब हालत ये है कि इस समय मज़दूर मतलब न तो कोर्ट में जाने की स्थिति में है, न बाहर लड़ने की स्थिति में। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही जो है सारे भारत में देश के ट्रेड यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल की थी, जिसमें बैंक, LIC और पोस्ट ऑफिस वगैरह भी थे। और 10 संगठन हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन के नाम से मतलब रजिस्टर्ड हैं, 12 जिनको रिकॉग्नाइज्ड हैं। उन 12 में से एक तो भारतीय मजदूर संघ का है, उन्होंने तो इसको सहयोग नहीं किया, लेकिन बाकी 10-11 संगठनों ने इसका सहयोग किया और बहुत भारी हड़ताल हुई उन कानूनों के खिलाफ। तो सर, भारतीय मजदूर संघ जैसे आपने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, इसके बावजूद भी जब मजदूरों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा शामिल ऐसा बताया जाता है, इसके बावजूद इन्होंने भाई बाकी संगठन जब कह रहे हैं तो मजदूरों के मुद्दे पर एक साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें क्या विरोधाभास है? इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये मजदूर संगठन जो है पूंजीपतियों के द्वारा पोषित है, साफ साफ बात ये है। दूसरा, ये सरकार के मतलब भारतीय मजदूर संघ जो है RSS और भाजपा का ही एक विंग है। नहीं तो वो भी तो मजदूरों के हक की बात तो कर ही सकते हैं। वो उनके काम करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। अच्छा। वो मजदूरों से भी बात करेंगे, सेठों से भी बात करेंगे और जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, लेकिन बातचीत से उस सारे काम को निपटा देंगे और मजदूरों का शोषण होता रहेगा। उनका पूरा ध्येय मजदूरों की मतलब इंडस्ट्री के बेनिफिट में है। और आरोप तो सर ये भी लगते हैं कि जैसे बाकी जो अन्य मजदूर संगठन है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई राजनीति के शिकार हैं। तो एक तरफ भारतीय मजदूर संघ है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार है। तो ये जो राजनीति के शिकार मजदूर संगठन होकर मजदूरों के असल मुद्दों को दरकिनार जो हो रहे हैं और सरकार का जो निराशावादी एक जो रवैया है, क्या है ये सब, मतलब कैसे सुलझे? ऐसा है कि सारी ट्रेड यूनियन ने अपने आप को ये कहती है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के ट्रेड यूनियन हैं बिल्कुल, और उनसे स्थापित है मतलब संबंध, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये कहती है कि हमारे ट्रेड यूनियन जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो इसका नीचे मजदूरों में बहुत गलत प्रभाव पड़ा। और वो मजदूर जो है मतलब लाभ लेने के लिए तो आपके संगठन से जुड़ा हुआ है। जैसे HMS है, HMS में 92 लाख मेंबर हैं, 92 lakhs, अच्छा, मतलब 1 करोड़ के लगभग, है ना। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के या समाजवादी विचार के लोग जब चुनाव में खड़े होते हैं तो उनकी सब जगह जमानतें जब्त होती है, बहुत कम जगह जीत पाते हैं, है ना, कई जमानत बचा भी नहीं पाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, मैं समझता हूँ कि ये 90 करोड़ 92 लाख मेंबर्स जो हैं वो सभी अगर इस समाजवादी पार्टी का या समाजवादी विचार के लोगों का समर्थन करे तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जीत के लिए या अपने ट्रेड यूनियन के फायदों के लिए तो इस यूनियन में हैं, लेकिन वोट सब बीजेपी को देते हैं। नहीं, लेकिन जैसे समाजवाद की जो संकल्पना है ना सर, हाँ, समाजवाद की संकल्पना को लोग केवल एक पार्टी विशेष से जोड़कर देखते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे भारत के संविधान में इस चीज़ को शुरू से ही अंगीकार किया गया है। बिल्कुल। तो हम इसको कैसे मतलब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? ये भावना, ये विचार और ये जो प्रोसेस है, इसको हम ब्रेक डाउन करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आखिर कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ब्रेक डाउन नहीं कर रहे ना। ब्रेक डाउन तो अभी जो मतलब सरकारें आई है, पहले भी जो सरकारें थी वो नाम तो लेती थी समाजवाद का, लेकिन काम सारे पूंजीवादी तरीके से कर रही थी। लेकिन और 1990 में
बल्कि 92 में, 92 में, जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार आई, तब इस देश में एक बहुत ही बड़ा जनता के साथ धोखा हुआ। मैं कहूँगा कि जो समाजवादी विचार से चलने वाली सरकारें थी, उसको पलट करके पूंजीवादी रास्ते पर ले गए और खुलेआम अबाउट टर्न, मतलब यू टर्न किया। और धोखा इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर वोट नहीं मांगा था उन्होंने। वो ये कहते हैं कि हम पूंजीवाद लाएंगे और हम ये नीतियाँ लागू करेंगे, तो बात फिर जीत जाते तो बात सही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए काम करेंगे और पूंजीवाद लेके आए, डंकल प्रस्ताव पे साइन किए, उदारवाद और ये जो एलपीजी की पॉलिसी जो आई वो मॉडल आया। और उससे पिछले 30 सालों में आप देखो तो आम आदमी का जीना ज़्यादा दुर्भर हुआ है बनिस्बत पहले के। आज हालत ये है कि 50% पैसा सिर्फ 7 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। ये बात सही है। पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, जबकि समाजवाद विकेंद्रीकरण करने की बात करता है। मैं सर एक बात मतलब बोलना चाहूँगा इसमें कि समाजवाद को लेकर एक धारणा मतलब ऐसी फैली है, एक नकारात्मकता आई कहाँ से सरकारों के अंदर, मेरा प्रश्न ये है। और ये जो नकारात्मकता है वो जो रूस का जो मॉडल है उसके कहीं ना कहीं फेल होने से, लेकिन उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे कि उस समाजवाद को कैसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसको बर्बाद कैसे किया गया, उसका भी कोई वजह है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस समाजवाद को नेगेटिव रूप में रिप्रेजेंट करके कहीं ना कहीं रूस की सरकार जैसे ये फेल हुआ वहाँ जैसे रशिया का बंटवारा हुआ, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को मतलब ये इस बात का डर लगा है कि समाजवाद आगे जाकर सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन इस भावना को नहीं कर पाए, इस संकल्पना को। नहीं, ये मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। हाँ। रूस की जो मतलब रशिया की जो टूटन हुई, हाँ। सोवियत संघ की जी, वो भी षड्यंत्र था पूरा। अच्छा। और अमेरिका द्वारा वो पूरा षड्यंत्र रचा गया था और उसको इतना खोखला कर दिया। कुछ कमियां वहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी पूंजी का केंद्रीकरण और मतलब वो कहा जाए कि कम्युनिस्ट समाज आरएसएस का जो कम्युनिस्ट विचारधारा का था, हाँ। वो उस विचारधारा पे नहीं था। वहाँ पे भी एक विशेष वर्ग बन गया था जो शासन करने के लिए। वहाँ पर भी एक ऐसा वर्ग बन गया था जो पूंजी के साथ खेल रहा था। तो वहाँ पे करप्शन बहुत बढ़ गई थी। तो वहाँ इंटरनल जो ये चीज़ें थी वो तो थी ही, लेकिन वहाँ पर जो गार्बाचोव राष्ट्रपति बन के आए रशिया में, हाँ। और उन्होंने जो उदारवाद लागू करने की कोशिश की, उसकी वजह से वो सारा जो है रशिया टूटा। हाँ। लेकिन भारत का तो जैसे और भारत में उसका इम्पैक्ट तो आया ही, हाँ। रशिया के टूटने का। और कम्युनिस्ट एक ये थ्योरी बन गई कि उस समय सब लोगों ने ये कहा कि कम्युनिज्म फेल हो गया। तो और भारत में भी ये उसका इम्पैक्ट हुआ। एक दूसरी बात यह है कि समाजवाद सिर्फ पूंजी से जुड़ा हुआ नहीं मामला है, लेकिन सर मैं एक समाजवाद सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि विश्व के ये 2 बड़े देश, एक तरफ अमेरिका है जो डेमोक्रेटिक प्लस पूंजीवाद, इन 2 चीजों को लेकर आगे बढ़ता है, एक तरफ रशिया है जो साम्यवाद के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है, समाजवाद के अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन समाजवाद है तो तानाशाही भी है उसमें, इधर लोकतंत्र है तो पूंजीवाद भी है। जो भारत का संविधान का मॉडल है वो इन दोनों चीज़ों को कि वो समाजवाद को भी एक्सेप्ट करता है, दूसरी तरफ वो लोकतंत्र को भी स्वीकार करता है। हाँ, तो हम सामाजिक लोकतंत्र, लेकिन हमने सर किसको एक्सेप्ट किया है? हमने तो एक तरफ तानाशाही को एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक तरफ पूंजीवाद को एक्सेप्ट कर लिया, फिर ये दोनों ही चीज़ें आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं। तो तानाशाही तो हमने नहीं एक्सेप्ट की, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। मतलब सरकारों में जब ज्यादती होगी सर, सरकार तो क्या माना ये तो अभी ये 7-8 साल की सरकार है जो इस तरह की ज्यादती कर रही है, और इसका समाजवाद में कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, इस लोकतंत्र में तो है? मेरे को नहीं लगता। अच्छा, लोकतंत्र से आए हैं ये, लोकतंत्र से ये आए हैं, लेकिन लोकतंत्र में इनका विश्वास हो ऐसा नहीं है। मतलब कैसे? इनका पूरा विश्वास जो है हिंदुइज्म और मनुस्मृति में है। अच्छा, अगर मनुस्मृति में आपका विश्वास है
तो आप लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकते। तो संविधान में विश्वास नहीं है? संविधान में ही विश्वास नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो कई बार संविधान जला चुके हैं, हम्म, ये कई बार संविधान जला चुके हैं। और इनके जो गॉडफादर थे गोलवलकर, उन्होंने तो खुला विरोध किया था। संविधान की क्या जरूरत है, हमारा तो है मनुस्मृति संविधान। और मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि गोलवलकर जी और अंबेडकर जी साथ साथ बैठे हैं, कहीं पर बातचीत हुई? मोहन भागवत जी क्या क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो हर रोज अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। Thank you so much for watching my videos. Please subscribe my channel Enlightened Bharat.